के अंदर जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, और जिनको ताली बजाने वाला कहते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो उनकी भी गिनती होती है। मगर हम पिछड़े वर्ग के लोगों की, ओबीसी समाज के लोगों की गिनती नहीं होती, क्योंकि ये लोग हमको भी ताली बजाने वाली जमात में ही शामिल करवाना चाहते। आपको लग रहा होगा हम कैसे ताली बजाने वाली जमात में शामिल हो जाएंगे? अरे हो गए कि हो जाएंगे। हेलो साथियों, बिना भाई को तो मार समझ पा रहे हो, पर्चा दे रहे हैं आपको आवाज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये दूसरा राज्य अधिवेशन आज लालचंद मोरीजवाला धर्मशाला पीडीएम हॉस्पिटल के पास कोटपुतली में आयोजित किया जा रहा है। और काफी देर से आप लोग इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई विषय चर्चा के लिए रखे हैं, जिसमें पहले नंबर का विषय है कि ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों? ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों है? एक गंभीर चर्चा। इसी के साथ दूसरा विषय है संसदीय प्रणाली को खतरे में डालकर 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः स्थापित करने के लिए ईवीएम की भूमिका तथा चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का षड्यंत्र एक गंभीर समस्या। तीसरा विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड द्वारा SC, ST, OBC तथा इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र एक गंभीर समस्या। चौथा विषय है संविधान के अधिकार केवल अधिकार नहीं है बल्कि सत्ता और शक्ति के स्रोत हैं, इन्हें केवल संगठित शक्ति के बल पर हासिल किया जा सकता है। ये एक विस्तृत चर्चा। 5 नंबर का विषय है ओबीसी का राष्ट्रव्यापी संगठन एवं नेतृत्व निर्माण किए बगैर किसी भी समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। ये इतने बड़े बड़े 5 विषय लगाए गए हैं। तो इतने बड़े बड़े 5 विषयों में कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहेंगे क्योंकि समय भी ज्यादा है। तो सबसे पहला विषय है कि ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों? तो सबसे पहले तो आप लोग ये कहेंगे कि ब्राह्मण जनगणना के विरोध में नहीं। तो पहले ये समझ लेना चाहिए ब्राह्मण जनगणना के विरोध में है कि नहीं है, और है तो आज से है या पहले से? पहले ये समझ लेने की जरूरत। इस देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, और जिनको ताली बजाने वाला कहते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो उनकी भी गिनती होती है। मगर हम पिछड़े वर्ग के लोगों की, ओबीसी समाज के लोगों की गिनती नहीं होती, क्योंकि ये लोग हमको भी ताली बजाने वाली जमात में ही शामिल करवाना चाहते। तो आपको लग रहा होगा हम कैसे ताली बजाने वाली जमात में शामिल हो जाएंगे? अरे हो गए कि हो जाएंगे। 370 हटी तो ताली किसने बजाया? 370 से हमारा आपका कोई फायदा नुकसान है? फिर ताली क्यों बजा रहे? 3 तलाक हटा तो ताली किसने बजाया? 3 तलाक से हमारा आपका कोई नफा नुकसान है? फिर ताली क्यों बजा रहे? ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम गिनाए जा सकते हैं
जिससे आपको कोई नफा नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा समाज तालियां बजाने का काम उस पर कर रहा है। इसलिए समझने की जरूरत है। जो हमारे हक अधिकार की बात है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसके लिए ताली बजाने का काम जरूर कर रहे हैं। अभी आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, इसका प्रचार चल रहा है। क्या प्रचार चल रहा है? प्रचार चल रहा है कि आजादी को अब पूरे हो गए तो आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें ताली कौन बजा रहा है? कोविड भगाने के लिए ताली और थाली किसने बजाया? तो हमको धीरे धीरे उस जमात की तरफ धकेला जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। हमारे पुरखे पूर्वजों ने भी आजादी के लिए शहादत दिया। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की आप सभी को मुबारकबाद देते, शुभकामनाएं देते। लेकिन अगर भगत सिंह होते तो जो हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं करते। अगर भगत सिंह होते तो आज जो हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि नौजवानी में जिस आदमी ने फैसला कर लिया कि हमें फांसी के फंदे पर चढ़ना मंजूर है, माफी वाफी मांगना मंजूर नहीं है, जिसने भरी जवानी में, वो आज की स्थिति परिस्थिति में चुप रहते। उस समय उन्होंने लिख दिया मैं नास्तिक क्यों। हिम्मत है, आज बोलने की हिम्मत है, उन्होंने लिख दिया, बोलने की हिम्मत है। दिक्कत क्या है? हमारे समाज क्या चाहते, तब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उस दिशा में सोचे। सब कुछ हो रहा है। अभी कोई गाना भी गा रहा था भगत सिंह, आपको फिर से जन्म ले लेना चाहिए, तो लेने वाले हैं नहीं लेने वाले, फिर क्या करना होगा? भगत सिंह की जरूरत है, भगत सिंह फिर से जन्म लेने वाले हैं नहीं, बनने की तैयारी करना पड़ेगा, बनना। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें बड़ी दिक्कत क्या है? लेकिन मेरे घर में थोड़ी होना चाहिए, मुझे थोड़े ही बनना है भगत सिंह, ना मुझे बनना है ना मेरे घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए। भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारे बाजू वाले घर में, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। हमारे को यहाँ से खदेड़ देते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अंग्रेजों को खदेड़ दिया, अगर हमारे पूर्वज नहीं लगते तो अंग्रेज जाने वाले नहीं थे, याद रखो। आज बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दे। हमारे पूर्वजों की लड़ाई की वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। ये अलग बात है कि जब मुझे बताया गया कि अंग्रेजों ने तोप लगाकर गांव ही उड़वा दिया, लेकिन जब आप तो आजादी के 75 साल बाद भी हम अमृतोत्सव की ताली तो बजा रहे हैं। हम कहां खड़े हैं आजादी के 75 साल बाद, ये कौन सोचे? इस अमृत काल के समय पर हम कहां खड़े हैं इस देश का, जिसको अभी कमेरा कहा जा रहा था, या जिसको इस देश का मूल्यवासी कहा जा रहा है, या जिसको संवैधानिक दृष्टि से ओबीसी, एससी, एसटी कहा जा रहा है। माइनॉरिटी और विदेश जाते हैं, विदेश से शेर बाग चीते लेकर आते हैं और भारत के जंगलों में छोड़ने का काम करते हैं। मोदी जी को अंग्रेजों की पहचान मिटाने का भी बड़ा जाता है, और हम लोगों को मजबूरी में ढो, क्योंकि हमारी गिनती अंग्रेजों ने किया था, तुमने तो किया ही नहीं तब से आजाद भारत में। अब हमें बार बार कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों ने 1931 में किया था, तब हम 52% हैं। अरे एक बार इसको भी कर लो तो कम से कम पीछा छूट जाएगा कि अंग्रेजों ने किया था। हम वो पहले प्रधानमंत्री बने, फिर ये चुप कैसे हो गई, गिनती कैसे बनी हो? मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, सोचते सोचते समझ में ही नहीं आ रहा था कि
होगा ये समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा था तो एक दिन मैं पढ़ रहा था कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री कैसे थे। जब मैं पढ़ रहा था कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री कैसे बने तो पता चला कि कांग्रेस महासमिति ने चुनाव, जितने राज्यों की कमेटियों ने लिया, चुनाव में हिस्सा लिया, उन्होंने सबने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्थन किया। नेहरू जी और गांधी जी बैठे हुए, गांधी जी पहले ही घोषित कर चुके थे कि इतना परेशान किया कि उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। तो यही स्थिति दोबारा हो गई। तो गांधी जी ने नेहरू जी को पूछा कि नेहरू जी आपको तो कोई सपोर्ट नहीं, आपका क्या कहना है? नेहरू जी चुप रहे। नेहरू जी को जब किसी के सवाल का जवाब नहीं देना होता था तो ऐसे स्लेट पर लिखते थे, आज मैं मौन व्रत हूं। कोई आता था ऐसे लिखा और पढ़ लेता था, आज गांधी जी मौन व्रत है, वापस चलो, कोई जवाब देने वाले नहीं है, तो वापस चला जाता। तो गांधी जी समझ गए मौन व्रत के। तो गांधी जी ने जेबी कृपलानी जो संचालन कर रहे थे उनको कहा ऐसा करो, पटेल को एक पर्ची लिख कर दे दो। जैसे अभी पर्ची आप लोगों को आ रही थी, कोई ज्यादा देर बोलता था तो ऐसे ही शायद हो सकता पटेल जी यही समझाना चाह रहे हो लोगों को, क्योंकि पटेल जी तो समझ गांधी जी अपने मन से हमें पर्ची क्यों देंगे। गांधी जी ने ही कहा होगा देने के लिए, लेकिन पटेल जी ने गांधी जी को पर्ची वापस किया। तो पटेल जी लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि देखो मैं नहीं, ये गांधी जी का खेला चल रहा है और किसी दूसरे का खेला नहीं है, गांधी जी का खेला चल रहा। और पटेल जेबी कृपलानी को पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कोई यंत्रोक्त व्यवहार कर रहा था। यंत्रोक्त मतलब जैसे मशीन चलती है, चलाता कोई और है, वैसे मुझे गांधी जी चला रहे थे, मैं चल रहा था मशीन की तरीके से। मेरा तो जब ये घटना मैंने पढ़ा तो मुझे ये बात समझ में आई कि नेहरू जी को ये बात लगी होगी कि कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस किसने बनाया 1885 में, चटर्जी, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी बनाया हमारे पूर्वजों ने। मगर इसके बावजूद भी मैं कांग्रेस